हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कंपनी लॉ और आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ऑडिट एंड ऑडिटर्स। ये चैप्टर मुझे मॉर्निंग में अपलोड करना था बट थोड़ा लेट हो गया, कुछ अर्जेंट काम हो गया था उस वजह से। बट मैं अभी ये चैप्टर अपलोड कर रहा हूँ। आपके एग्जाम शायद मंडे को है तो कल संडे है, तो बचा कुछ जो भी लास्ट चैप्टर है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका मैं लेक्चर कल अपलोड कर दूंगा। आप आज नाइट से पहले पहले ये लेक्चर पूरा कंप्लीट देख लेना ताकि आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। चलिए हम बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। चैप्टर का नाम है ऑडिट एंड ऑडिटर्स। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं सर ये ऑडिट क्या है और ऑडिटर्स कौन है। ऑडिट एक वर्क है और इस काम को करने वाला जो पर्सन होता है उसको हम बोलते हैं ऑडिटर। तो ये एक काम है और ये एक करने वाला व्यक्ति है, डूअर बोल सकते हैं, है ना। ठीक है, पर्सन। अब देखो, ऑडिट एंड ऑडिटर को समझने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कोई भी जो बिजनेस होता है ना, कोई भी बिजनेस किसी भी फॉर्म में, चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, कोई अन्य फॉर्म हो, वो बिजनेस क्या करता है, पूरे साल बिजनेस करता है लेकिन साथ साथ में उसकी अकाउंटिंग भी करता है, उसकी जर्नल एंट्री डालता है, उससे उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है ना। अब जो उसने वो अकाउंटिंग की है और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं किसी भी बिजनेस ने, वो एकदम करेक्ट एंड फेयर रिव्यू प्रेजेंट करते हैं या नहीं, कहीं उसमें कोई फ्रॉड, कोई एरर, कोई मिस्टेक तो नहीं है। ये कौन चेक करेगा? ये चेक करेगा हमारा प्यारा ऑडिटर। और ये जब उस चीज को चेक करता है और उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाता है उसको बोलते हैं हम ऑडिट रिपोर्ट। और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं, इस काम को ऑडिट। अब ये जो हमारा ऑडिटर होता है ना, ये कौन होता है? अधिकतर ये होता है सीए या फिर सीए फर्म। अब दोनों को समझना, बार बार ये आएगा, सीए भी आएगा, सीए फर्म भी आएगा। सीए हो गया हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। और सीए फर्म का मतलब एक ऐसी पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी जिसमें बहुत सारे सीए मिलकर के काम कर रहे हैं और वो मिलकर के बहुत सारी कंपनी की ऑडिट करते हैं, उनके लिए काम करते हैं। ओके, यानी कि देखो, सीए जो होता है ना, सीए की डिग्री अगर आप ले लेते हैं तो उसके बाद में आप दो काम कर सकते हैं। एक तो किसी कंपनी के अंदर जाके जॉब कर लो, तो आप किसी कंपनी में जॉब पे लग गए तो फिर आप ऑडिट वाला काम नहीं कर सकते। ऑडिट वाला काम वही सीए कर सकता है, वही ऑडिटर बन सकता है जिसने आईसीएआई से मेंबरशिप ले रखी हो और वो प्रैक्टिस के अंदर है, वो किसी कंपनी में जॉब नहीं करता है बल्कि उसका खुद का ऑफिस है और उसने मेंबरशिप ले रखी है और वो कंपनी के लिए बहुत सारे बिजनेसेस के लिए जो है प्रैक्टिस करता है, उनकी जो है ऑडिट रिपोर्ट तैयार करता है, उनके अकाउंट्स को चेक करता है। तो मेंबरशिप लेने वाला, खुद का ऑफिस खोलने वाला बंदा जो होता है सीए, वो ऑडिट कर सकता है। लेकिन अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर लेते हैं तो फिर आप मेंबरशिप नहीं लेते हैं और फिर आप किसी भी कंपनी की या उसी कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे फिर क्या होता है, जैसे मुझे किसी कंपनी में जॉब नहीं करनी है, मुझे तो बस ये ऑडिट करना है, या तो मैं अपना ऑफिस खोलूं या फिर ऐसी बहुत सारी पार्टनरशिप फर्म जिसमें बहुत सारे सीए मिलकर के, जिनके पास मेंबरशिप है और वो अलग अलग कंपनीज की ऑडिट करती है, मैं जाके उनका मेंबर बन जाऊं, उनका पार्टनर बन जाऊं। ठीक है, ओके। अब हम समझते हैं यहां पर जो लिखा हुआ है, ऑडिट क्या है। ऑडिट इज अ refer to a systematic examination or review of all the transaction of a company in order to know whether the company is providing true and fair view of its financial statement to its stakeholder। देखो, कोई भी कंपनी होती है ना, उसके रियल ओनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर होते हैं, है ना। तो अब शेयर होल्डर तो काम करते नहीं है कंपनी में, वो तो एजीएम के अंदर आते हैं। पूरे साल कंपनी को जो मैनेजमेंट है, जो डायरेक्टर्स है, वो चलाते हैं और वो ही क्या कराते हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करा देते हैं पूरे साल भर के। अब वो उस पूरे साल भर के उन्होंने जो मैनेजमेंट है, उन्होंने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कराए हैं, जो अकाउंटिंग की है, वो अब किसके सामने प्रेजेंट करेंगे? शेयर होल्डर के सामने। लेकिन वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो जो रिपोर्ट है, वो जो अकाउंटिंग पूरा किया है, वो करेक्ट एंड ट्रू एंड फेयर रिव्यू प्रेजेंट करता है या नहीं करता है, ये कौन बताएगा? ये बताएगा ऑडिटर। और ये किस प्रोसेस के थ्रू होगा? ऑडिट के थ्रू होगा। ओके जी, ठीक। अब क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए किसी भी ऑडिटर का? भाई कोई किसी कंपनी में अगर ऑडिटर बन रहा है तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, क्वालिफिकेशन तो होगा ना। क्या कोई भी ऑडिटर ऑडिट कर सकता है? ऐसा है तो आइए पढ़ते हैं। देखो क्वालिफिकेशन क्या है। सेक्शन नंबर 141 के सब सेक्शन 1 और 2 के अंदर ये दे रखा है, किसमें? कंपनीज एक्ट के अंदर, ओनली अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ अ कंपनी।
अब क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट तो है, लेकिन वो भी कौन सा, जिसने ICAI का इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का मेंबरशिप ले रखा है और वो प्रैक्टिस के अंदर है, उसने अपना ऑफिस खोल रखा है या किसी CA पार्टनरशिप फर्म के अंदर जुड़ा हुआ है, वहां का वो पार्टनर बना हुआ है, मेंबरशिप ले रखी है। ओके जी, ठीक। नेक्स्ट वही बोल रखा है ना, जैसे कोई फर्म है या LLP है ना, तो वो भी अपने पार्टनर को जो है एज अ ऑडिटर अपॉइंट कर सकती है। फर्म और LLP किसकी पार्टनरशिप फर्म, किसकी, CAs की पार्टनरशिप फर्म, बहुत सारे CA मिलकर के उस फर्म को चला रहे हैं। ओके जी, ठीक। डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, सेक्शन नंबर 141 के सब सेक्शन 3 में दे रखा है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट यानी कोई आर्टिफिशियल पर्सन जो है ऑडिटर नहीं बन सकता, कोई ऑफिसर और एम्प्लॉय उसी कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकता, उसी कंपनी का जो पार्टनर है वो भी ऑडिटर नहीं बन सकता, ऑडिट का काम नहीं कर सकता। एक पर्सन जो कि रिलेटिव है, किसका रिलेटिव है और पार्टनर है किसका, उस कंपनी का, जिसमें जैसे आप एक ऑडिटर है, आप एक CA है, आपके पास आपने मेंबरशिप ले रखी है, आपकी प्रैक्टिसिंग है, बट आपका कोई रिलेटिव या फिर आपका पार्टनर किसी कंपनी में काम करता है, तो उस कंपनी की आप ऑडिट नहीं कर सकते। आप काम नहीं करते, आप तो मेंबरशिप ले रखे हैं, आप प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, बट आपका कोई रिलेटिव या आपका कोई पार्टनर, अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म है और रिलेटिव या पार्टनर उस कंपनी में या उसकी सब्सिडरी कंपनी में या उसकी एसोसिएट कंपनी में या उसकी होल्डिंग कंपनी के अंदर अगर एज अ पार्टनर या एम्प्लॉय काम करता है, तो फिर आप जो है उस कंपनी के ऑडिट नहीं कर सकते। ओके। या फिर आपका जो पार्टनर है या आपका जो रिलेटिव है वो उस कंपनी में या उसकी होल्डिंग कंपनी के अंदर 5 लाख रुपए से ज्यादा का कोई इंटरेस्ट होल्ड करता है, यानी कि उसके शेयर्स वगैरह होल्ड करता है, या फिर उसने कोई गारंटी दे रखी हो 1 लाख रुपए से या उससे ज्यादा की। किसने, आपने नहीं, आप ऑडिटर हैं, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपने नहीं, आपके रिलेटिव या आपके पार्टनर ने या तो कोई गारंटी दे रखी है उस कंपनी को या उसकी सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी को, या फिर कोई उसमें आप जॉब, आपका पार्टनर रिलेटिव जॉब करता है उसके अंदर, है ना, या फिर वो 5 लाख रुपए या उससे ज्यादा के जो है शेयर्स होल्ड करता है, तो उस केस के अंदर जो है आप उस कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए उस कंपनी के साथ जिसकी आप ऑडिट करने जा रहे हो, आपका, आपके रिलेटिव का और आपके पार्टनर का, है ना। आपका जो आपका रिलेटिव है उस कंपनी का डायरेक्टर या की मैनेजरियल पर्सन नहीं होना चाहिए। इफ एम्प्लॉय फुल टाइम एट सोर्स अदर प्लेस, अच्छा ये देखो, अगर आप एज अ ऑडिटर प्रैक्टिसिंग करते हैं इंडिविजुअली, तो आप 20 कंपनी से ज्यादा की ऑडिट नहीं कर सकते, है ना, ये चीज ध्यान रखनी होती है। इफ एम्प्लॉय फुल टाइम एट सम अदर प्लेसेस ही एज अ पार्ट ऑफ फर्म व्हिच इज अपॉइंटेड एज ऑडिटर मोर देन 20 कंपनीज, 20 कंपनी से ज्यादा की ऑडिट आप नहीं कर सकते एज ए इंडिविजुअल। इसके अलावा अगर आपको कोई 10 साल या उससे ज्यादा का इट कन्वेंट एन ऑफेंस और फ्रॉड, अगर आप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऑडिटर है, आपने कोई फ्रॉड कर लिया है और उस वजह से आपको जो है सजा वगैरह सुनाई दी गई है, तो उस केस में जब तक 10 साल नहीं बीत जाते तब तक आप, है ना, 10 ईयर हैज नॉट बीन पास फ्रॉम सच कन्विक्शन बाय द कोर्ट, कोर्ट ने जो कन्विक्शन दिया है वो देने से 10 साल तक का टाइम पीरियड नहीं हो जाता, तब तक आप किसी कंपनी की ऑडिट नहीं कर सकते। ओके। रेंडर एनी सर्विस टू द कंपनी और इट्स सब्सिडरी और इट्स होल्डिंग कंपनी, अगर आप उस कंपनी में जिसमें आज आप एज ए ऑडिटर अपॉइंट होना चाहते हैं या आपको ऑफर आया है, या और उसकी सब्सिडरी कंपनी, उस होल्डिंग कंपनी में कोई आप पहले से सर्विस रेंडर नहीं करते हैं, तो ही आप उस कंपनी को ऑडिट करते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ओके। तो ऑडिटर के भी काफी सारी चीजें जो है वो ध्यान रखनी पड़ती हैं, है ना, ये सारी की सारी डिस्क्वालिफिकेशन है, ऑडिटर को अपॉइंट करने से पहले इनको चेक करना चाहिए। ओके, ठीक है। हम चलते हैं आगे। आगे हमारा जो मेन टॉपिक आता है वो है अपॉइंटमेंट एंड ऑडिटर। भाई अगर ऑडिटर को अपॉइंट करती है कोई भी कंपनी, तो उसका कुछ ना कुछ प्रोसेस तो होगा, तो उसमें सबसे पहले सेक्शन नंबर लगता है 131, 139 और सब सेक्शन 1। कोई भी इंडिविजुअल या कोई फर्म है तो वो ऑडिटर ऑफ द कंपनी, किसी भी कंपनी के अंदर ऑडिटर बन सकता है फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर, यानी कि फर्स्ट एजीएम में। भाई कोई भी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ तो उसकी फर्स्ट एजीएम जो होगी उसमें ऑडिटर को जो है वो अपॉइंट किया जाता है।
अब इस ऑडिटर को जो फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट किया जाएगा ना, हाँ, अपॉइंट एन ऑडिटर इन द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग विद अ रिटन कंसेंट, तो उससे उस ऑडिटर को, उस सीए को, जिसको आप फर्स्ट एजीएम के अंदर फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं, तो उससे रिटर्न में आपको कंसेंट लेना पड़ेगा। ओके। ऑडिटर सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन, ऑडिटर जो है वो सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन देगा और नोटिफाई किया जाएगा रजिस्ट्रार आरओसी को 15 दिन के अंदर अंदर उस अपॉइंटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचा दी जाएगी। द ऑडिटर रिमेन इन द ऑफिस फ्रॉम डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इन द एनुअल जनरल मीटिंग टिल द कंक्लूजन ऑफ द 6th एनुअल जनरल मीटिंग। ये कह रहा है कि जो ऑडिटर होता है ना, उसका जो टेन्योर होता है किसी भी कंपनी के अंदर वो 5 ईयर तक होता है, 5 साल तक होता है। अगर आप इंडिविजुअल ऑडिटर हैं तो 5 साल तक आपका टेन्योर होता है, उसके बाद आप रिटायर हो जाते हैं और फिर रीअपॉइंट नहीं हो सकते। हाँ, अगर आप किसी फर्म से जुड़े हुए हैं जिसमें बहुत सारे सीए हैं, तो वहां पर आपका जो टेन्योर है वो 5 साल तक होता है और उसके बाद आगे 5 साल के लिए रीअपॉइंट भी आप हो सकते हैं। ओके, ठीक। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये मैंने यहां पर बता दिया है। फर्म है तो 2 साल कंटिन्यू, 5-5 साल 2 बार अपॉइंट हो सकते हैं, 10 साल काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल ऑडिटर है तो फिर केवल 5 साल तक आपका टेन्योर होता है, उसके बाद रीअपॉइंट नहीं हो सकते। गवर्नमेंट कंपनी है, अगर गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, तो ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड विद इन 180 डेज फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टिल द एंडिंग ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग। अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो 180 दिन के अंदर अंदर आपको जो है ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा। प्रोसीजर क्या होता है अपॉइंटमेंट का, ये तो कुछ कंडीशंस हो गई। सबसे पहले जो प्रपोज्ड ऑडिटर है उसको इंटीमेट करना पड़ेगा, एंड सेकंड नंबर उससे कंसेंट एंड सर्टिफिकेट जो है ऑडिटर का वो लेना पड़ेगा। एक तो सहमति कि हाँ भाई मैं आपकी कंपनी में एज ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए सहमत हूं, और सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा ऑडिटर का। ठीक है। इफ द ऑडिट कमिटी इज रिक्वायर्ड, अगर ऑडिट कमिटी की रिक्वायरमेंट होती है तो सेक्शन 177 के अंदर ऑडिट कमिटी बनाई जाएगी। बोर्ड मीटिंग बिल्कुल बीएम बीओडी की जो है बीएम वो कॉल की जाएगी, और उसके अंदर जो अपॉइंटमेंट है ऑडिटर का, है ना, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग के अंदर वो अप्रूव किया जाएगा। इस बारे में आरओसी को AD1 के अंदर इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी, एंड GNL2 फॉर्म MCA को भर के भेज दिया जाएगा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसकी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी विद इन 15 डेज ऑफ द अपॉइंटमेंट के होने के 15 दिन के अंदर अंदर। ओके, ये पूरा प्रोसेस था। ऑडिटर रोटेशन हो सकता है, मतलब वापस रीअपॉइंट हो सकता है नहीं। 5 साल तक आप कंटिन्यू उसका टेन्योर होता है, तो हर एजीएम के अंदर 5 साल तक वो रीअपॉइंट हो सकता है। 5 साल पूरे होने के बाद में फिर वो रीअपॉइंट नहीं हो सकता। अगर ऑडिट फर्म है तो फिर 2 बार 5-5 साल कंटिन्यू हो सकता है, यानी कि टोटल 10 ईयर। लेकिन इंडिविजुअल ऑडिटर है तो ओनली 5 ईयर। क्या किसी ऑडिटर को उसका जो टेन्योर है 5 साल उससे पहले हटा सकते हैं? हाँ, हटा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको स्पेशल नोटिस तैयार करके एजीएम के अंदर देना पड़ेगा, तभी आप उसको हटा सकते हैं, अदरवाइज आप उसको हटा नहीं सकते। प्रोविजंस है कुछ गवर्निंग रिमूवल, रेजिग्नेशन एंड गिवन अ स्पेशल नोटिस ऑफ ऑडिटर, सेक्शन नंबर 140। भाई ये सेक्शन नंबर 140 इसके बारे में बोलता है कि अगर किसी भी ऑडिटर को आपको रिमूव करना है, रेजिग्नेशन दिया है, तो स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा उसको, और इसका प्रोसेस यहां पर पूरा बताया हुआ है, मैं आपको पढ़ा देता हूं। द ऑडिटर सर्विंग अ कंपनी कैन बी रिमूव फ्रॉम इट्स पोजीशन बिटवीन हिज टेन्योर ऑफ सर्विस बाय स्पेशल रेजोल्यूशन ओनली। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। देखो 2 है, एक है SN, एक है SR। स्पेशल नोटिस तो देना ही पड़ेगा, इसके अलावा स्पेशल रेजोल्यूशन भी देना पड़ेगा अगर आप ऑडिटर को उसके टेन्योर से पहले हटा रहे हो या फिर वो रेजिग्नेशन दे रहा है। स्पेशल रेजोल्यूशन आपका एजीएम के अंदर पास किया जाएगा, यानी कि 75% शेयर होल्डर जो है वो बोल दे कि भाई हटा दो, तभी हटेगा, अदरवाइज नहीं हटा सकते। ओके। इसके अलावा इसकी जानकारी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को भी आपको देनी पड़ेगी, उसकी अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी। ओके। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस ऑडिटर को आप रिमूव कर रहे हैं उसको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी बीइंग हर्ड, यानी कि उसको सुनवाई का, रिप्रेजेंटेशन का उसको मौका देना पड़ेगा, तभी आप उसको हटा सकते हो। द ऑडिटर वांट टू रिजाइन फ्रॉम हिज पोजीशन, अगर ऑडिटर रिजाइन करना चाहता है, ये तो रिमूवल था, है ना, स्पेशल नोटिस दे दो,
स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दो एजीएम के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल ले लो एंड उसको सुनने का मौका देने के बाद उसको हटा सकते हो, सेक्शन नंबर 140 बोलता है। लेकिन अगर ऑडिटर रेजिग्नेशन देना चाहता है, रिजाइन करना चाहता है अपनी पोजीशन से, देन इट शैल सबमिट द सेम इंडिकेटिंग द रीजन एंड अदर रेलेवेंट फैक्ट अबाउट द रेजिग्नेशन विद द कंपनी एंड द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज। यानी कि अगर आप रिजाइन करना चाहते हैं तो आपको कंपनी को वैलिड रीजन बताने होंगे और आरओसी को भी वैलिड रीजन बताने होंगे कि आप क्यों रेजिग्नेशन दे रहे हैं। In case of government company or a company having direct or indirect government control, the auditor is required to submit his resignation of the Controller Auditor General of India। इसको कैग बोलते हैं। जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज होती है ना, उनकी ऑडिट कैग करता है। कैग क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, है ना, एक संस्था है गवर्नमेंट की, यही सारी गवर्नमेंट कंपनीज की ऑडिट करती है। तो अगर आप किसी गवर्नमेंट कंपनी में हो और वहां अगर आप रेजिग्नेशन दे रहे हो, रिजाइन कर रहे हो, तो आपको कैग को जो है बताना पड़ेगा, उसको आपको रिपोर्ट देनी पड़ेगी। पेनल्टी भी है ऑडिटर के फोल्ड के अंदर अगर वायलेशन करता है ऑडिटर। इफ द ऑडिटर इज अनेबल टू फॉलो द रूल्स ऑफ रेजिग्नेशन, या उसको रिजाइन कर रहा है लेकिन उसके रूल्स को फॉलो नहीं करता है, तो ऑडिटर के ऊपर 50,000 रुपए या फिर जो उसका रेम्यूनरेशन है ऑडिटर का, जो उसका सैलरी वगैरह है, उन दोनों में से जो भी अमाउंट कम होगा, 50,000 रुपए और सैलरी, जैसे उसकी अमाउंट है 50,000 रुपए और उसकी सैलरी है 1 लाख रुपए, दोनों में से कम क्या है? तो 50,000। तो ये पेनल्टी लगेगी। और अगर वो पेनल्टी कंटिन्यू रहती है, वो डिफॉल्ट कंटिन्यू रहता है, तो 500 रुपए पर डे के हिसाब से भी पेनल्टी लगेगी। लेकिन ये 500 रुपए पर डे के हिसाब से जो पेनल्टी लगेगी, ये मैक्सिमम लिमिट 5 लाख तक जा सकती है, इसके आगे नहीं जा सकती। ओके जी, ठीक, आगे चलते हैं। प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ ऑडिटर, वो मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं। एक स्पेशल नोटिस तैयार किया जाएगा और एजीएम बुलाई जाएगी, उसके अंदर एसआर यानी कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा कि हम इस ऑडिटर को क्या कर रहे हैं? रिटायर कर रहे हैं। रिटायरिंग ऑडिटर इज द गिवन अ चांस फॉर रिप्रेजेंटेशन, उसको सुनने का अवसर दिया जाएगा। कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन जो है वो भेजी जाएगी कंपनी को एंड आरओसी को। ऑडिटर इज misusing its right related to the representation, then representation shall not be sent and renewed। अगर वो उसको सुनने का मौका दिया, लेकिन उसका अगर वो मिस यूज करता है तो उसको वो मौका उसे छीन लिया भी जा सकता है। फाइनल जो रिमूवल है उसका ऑर्डर जो है वो ट्रिब्यूनल देता है, यानी NCLT देता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल देगा, यानी कि कोर्ट देगा। If the tribunal is satisfied that the auditor is directly or indirectly engaged in any fraud-like activity against the company, then it may order the company to replace its auditor। अगर ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है तो फिर वो ऑडिटर को रिमूव करने का ऑर्डर कंपनी को दे सकता है, अगर उसको लगता है कि ये ऑडिटर जो है वो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज के अंदर रहा है। द इंडिविजुअल ऑडिटर और द ऑडिट फर्म अगेंस्ट whom the tribunal has given the final order said not take up the audit assignment of any other company for at least 5 years from the date of such order। जिस भी ऑडिटर को कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि आप फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज के अंदर, फ्रॉड के अंदर आप इन्वॉल्व थे, आपको हटाया जाता है, तो वो ऑडिटर किसी दूसरी कंपनी के अंदर ऑडिट नहीं कर सकता 5 साल तक। ओके, इसके अलावा उसके ऊपर पेनल्टी लगती है, सेक्शन नंबर पनिशमेंट दिया जाता है सेक्शन नंबर 447 का। ऑडिट रिपोर्ट जो है वो तैयार करनी होती है ऑडिटर को, और उस ऑडिट रिपोर्ट को तैयार करते टाइम उसे सारी चीजों को ध्यान रखना होता है, अच्छे से चेक करना होता है, और ऑडिट रिपोर्ट ऐसी होनी चाहिए जो ट्रू एंड फेयर रिव्यू प्रेजेंट करें। एज पर ये ट्रू एंड फेयर रिव्यू है ना, ये वर्ड लिखोगे ना तो नंबर मिलेंगे आपको। एज पर सेक्शन नंबर 143 सब सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, द ऑडिटर शैल प्रिपेयर रिपोर्ट ऑन द अकाउंट एग्जामिन बाय हिम and all the financial statement or any other important financial document which are laid before the company in the annual general meeting। कंपनी जो है एजीएम के अंदर अपना पूरा चिट्ठा रखती है, उसके अंदर जो भी अकाउंट्स है वो रखती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, ये सब रखती है, ठीक है ना। तो एजीएम में जाने से पहले इनके ऊपर ऑडिट रिपोर्ट तैयार करता है ऑडिटर, और वो ऑडिट रिपोर्ट जो है वो ट्रू एंड फेयर रिव्यू देने वाली होनी चाहिए। अगर कोई फ्रॉड है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसको भी मेंशन किया जाएगा, कोई मिस्टेक है तो उसका भी मेंशन दिया जाएगा। जो ऑडिट रिपोर्ट तैयार करते हैं ना, इसका कंटेंट क्या होना चाहिए ये मैं आप पे छोड़ता हूं, ये आप सेल्फ कर लेना, ठीक है। बहुत इजी है, ऑडिट रिपोर्ट में ये कंटेंट होना चाहिए। जब भी ऑडिटर उस रिपोर्ट को तैयार करेगा, जो ऑडिट रिपोर्ट है वो साइन होनी चाहिए किसके द्वारा? इंडिविजुअल ऑडिटर है तो वो खुद साइन करेगा,
लेकिन अगर कोई फर्म है ना, जो जिसमें बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो एज अ मेंबरशिप ले रखी है और ऑडिटर के तौर पर काम करते हैं, तो उसमें जो मेंबर है जिसने मेंबरशिप ले रखी है आईसीएआई से, वही साइन कर सकता है। जो सीए तो है लेकिन मेंबरशिप नहीं ले रखी है, तो वो साइन उस ऑडिट रिपोर्ट को नहीं कर सकता। एक जो ऑडिटर होते हैं उसके क्या क्या पावर होते हैं, देखो उस ऑडिटर के पास में पावर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वो अच्छे से जो एग्जामिनेशन नहीं कर पाएगा सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, उसको जो है कंपनी या उसका मैनेजमेंट जो उसको रोक लेगा। तो इसलिए एक ऑडिटर के पास में बहुत सारी पावर्स होती है कि वो जब भी चाहे तो वो सारे के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक कर सकता है, एग्जामिनेशन कर सकता है, क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकता है, उसके जो एविडेंस है, उसके जो वाउचर्स है उनको चेक कर सकता है, यानी कि अंदर तक जा सकता है। तो वो सारी की सारी पावर जो यहाँ लिखी हुई है, ये भी मैं आपको सेल्फ पढ़ने का ही बोलूंगा क्योंकि ये बहुत ईजी है, इसको आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर हो गया एंड नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो दो टॉपिक पे आएगा, एक तो आएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर और एक आएगा आपका वाइंडिंग अप के ऊपर, वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, ठीक है। ये दो लेक्चर मुझे देने हैं आपको। आपका एग्जाम कब है, मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपका एग्जाम जो मंडे को है, यानी कि 16 जून को है ना। तो अगर 16 जून को है तो अब तक तो ये दोनों लेक्चर मैं 100% अपलोड कर दूंगा, है ना, कल ही कर दूंगा, 15 जून को ही कर दूंगा। लेकिन अगर कुछ बच्चे बोल रहे थे हमारा एग्जाम 15 जून को है, तो प्लीज आप लोग कंफर्म कर देना कि आपका एग्जाम 16 जून को है या 15 जून को है। मुझे कैसे पता चलेगा, आप कमेंट करना कि आपकी एग्जाम की डेट क्या है, ओके, ताकि उस हिसाब से मैं फटाफट से ये लेक्चर करवा दूं। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।